हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग जो है कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसके इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय के अध्ययन में हम लोगों ने अब तक 3 क्लासेस का अध्ययन किया है। 3 क्लासेस में मैंने आप लोगों को जो पहला चैप्टर है उसके जितने भी महत्वपूर्ण टर्म है, बातें हैं इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, सब कुछ मैंने करा दिया है। और सिलेबस को बताते समय मैंने आप लोग को बताया था कि आपको जो टीजीटी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना सारा जो क्लास है वो चला रहा हूँ। और इसमें हम लोगों ने अभी तक जो है इकोनॉमिक्स की 2 क्लास और उसके बाद राजनीति विज्ञान की 5 चैप्टर की क्लासेस कर ली है। इतिहास की क्लास अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुई है और उसमें हम लोगों ने सारी बातें देख ली है। आज की क्लास में हम लोगों को एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो जो बातें महत्वपूर्ण हैं, जो चित्र हैं, चित्रों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं और पीवाईक्यू हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि आपकी इस एनसीईआरटी की पुस्तक में क्या क्या चीजें कैसे दी गई। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, आपकी जो किताब है उसमें देखिए जो चैप्टर है वो देखिए किस तरीके से दिया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसके शुरुआत में ही ये एक इमेज दी गई है। ये इमेज 1848 में वहां के एक प्रसिद्ध चित्रकार फ्रेडरिक सॉरियो के द्वारा बनाई गई है। इस चित्र में इन्होंने 4 चित्रों को मिलाकर दिखाया है और इसके माध्यम से राष्ट्रवाद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने का प्रयास किया है। इसमें देखिए दिखाया गया है कि किस तरीके से यूरोप के लोग जो है राष्ट्रवाद की लहर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक महिला प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता की देवी को दिखाया गया है। और फिर ऊपर देखिए यहाँ पर ईसा मसीह को दिखाया गया है। और उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के दूत हैं, विभिन्न प्रकार के संत हैं, उनको आसमान में दिखाया गया है। कुछ लोगों को दिखाया गया है कि अपने हाथ में देखिए झंडे लेकर इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता की देवी है इनकी आगे भी कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं। और फिर देखिए यहाँ पर नीचे इस तरफ में देखिए कुछ टूटे फूटी चीजों को दिखाया गया है। और ये जो चीजें हैं क्या प्रदर्शित कर रही, तो ये जो टूटी फूटी चीजें हैं ये उस समय के निरंकुश राजतंत्र को बिखरा हुआ दिखाई गई है कि इसको पूरा तरह से नष्ट कर दिया गया और राष्ट्रवाद की लहर जो है पूरे यूरोप में किस तरीके से चल रही है। तो इस इमेज में सबसे आगे देखिए, आप लोग को छोटा छोटा दिख रहा होगा, इस इमेज में सबसे आगे जो है स्विट्जरलैंड के लोगों को दिखाया गया है, वो अपने देश का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को दिखाया गया है। फिर उसके बाद देखिए फ्रांस है, फिर उसके बाद जर्मनी है। तो उसी तरीके से देखिए अन्य एक इटली है, फिर उसके बाद फिर ब्रिटेन है, फिर और भी देश जो हैं इसमें दिखाए गए। ठीक है, तो इस इमेज के माध्यम से फ्रेडरिक सॉरियो यही बताना चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद की लहर थी ये पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गई और इसी का परिणाम था कि यूरोप में जो है राजतंत्र की समाप्ति हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोगों को अधिकार दिए गए, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, तो इसी चीज को इसमें दिखाया गया है। अब देखिए ये जो लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें देखिए अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, सबसे आगे स्विट्जरलैंड, उसके बाद यूएसए, फ्रांस, जर्मन, उसके बाद जर्मनी के बाद फिर देखिए इसमें ऑस्ट्रिया है, सिसिली यानी इटली के लोग हैं, फिर लॉम्बार्डी के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, आयरलैंड के लोग हैं, हंगरी और रूस के लोग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस चित्र में दिखाई गई। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक साइड में यहाँ अर्न्स्ट रेनन के द्वारा राष्ट्र के बारे में बताया गया है और उन्होंने कहा अपनी इस राष्ट्र की जो अवधारणा है उसको 1882 ईस्वी में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में उपस्थित उसने कहा था कि यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में बाद में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट सी क्यू एंड नेशन यानी राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र जो है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। यानी जो लोगों के द्वारा समानता कहा जाता है कि राष्ट्र जो है सामान्य भाषा, सामान्य धर्म, सामान्य क्षेत्र से बनता है। तो
तो इस बात की उन्होंने आलोचना की, कहा कि राष्ट्र इस तरीके से नहीं बनते हैं, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि जो एक राष्ट्र होता है वो लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। यानी इतनी सारी चीजें जब होती है तब किसी राष्ट्र का निर्माण होता है और यह बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता यानी लार्ज स्केल सॉलिडिटी है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, प्रांत उसके निवासी हैं, अगर सलाह दिए जाने का किसी को अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है, जबकि राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है अर्नस्ट निरन ने अपने लेख में बताई हैं और राष्ट्र की परिभाषा दी है। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जनमत संग्रह के बारे में दिया गया है। जनमत संग्रह के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, जनमत संग्रह क्या होता है। फिर यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक जर्मन पंचांग को दिखाया गया है और इस जर्मन पंचांग में देखिए जो पत्रकार एंड्रियास रेबमान थे उन्होंने 1798 ईस्वी में इसको डिजाइन किया था। इसमें देखिए बास्तिल के किले को दिखाया गया है और यहाँ पर फ्रांस की जनता के द्वारा विद्रोह किए जाने को दिखाया गया है। इसमें कुछ लिखा भी हुआ है और उसमें उन्होंने बताया है कि इसमें जो है ये जो लिखी हुई चीज है एक नारा है और यह नारा जो है क्या लिखा है कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था और वह एक जर्मन जेकोबिन गुट का सदस्य भी था। तो इस तरीके से देखिए वहां पर फ्रांसीसी क्रांति को प्रदर्शित किया गया है पंचांग यानी कैलेंडर के लिए। ठीक है, जो फ्रांसीसी लोग थे वो लोग देखिए अपनी पितृभूमि को लापेटायर कहते थे और नागरिकों को ली सिटियोन कहा जाता था। इसके बाद देखिए उनका जो फ्रांसीसी झंडा तिरंगा था लाल, हरा और सफेद, इसको देखिए द ट्राई कलर के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद आगे की यहाँ पे इमेज में देखिए ये जो है ये उस समय की इमेज है जब 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वियना समझौता हुआ था, उस समय का ये यूरोप का मैप है। यहाँ देखिए ऊपर आइसलैंड डेनमार्क को अध्ययन में जब डेनमार्क के जो अधिकार में था उस समय दिखाया गया है। फिर यहाँ पर देखिए बगल में अटलांटिक सागर है, फिर यहाँ पर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे नीदरलैंड है, फिर यहाँ डेनमार्क, यहाँ स्वीडन, यहाँ नॉर्वे जो स्वीडन के अधिकार में था। ये देखिए हावोवर है, ये ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार में था। यहाँ पर देखिए प्रसा को दिखाया गया है और प्रसा ही वर्तमान जो है जर्मनी है। फिर देखिए इसके बगल में यहाँ पर पोलैंड को दिखाया गया, ये बड़ा जो क्षेत्र है ये रूसी साम्राज्य का है। फिर देखिए यहाँ पर गालिसिया साम्राज्य है, बोवेरिया ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है। फिर देखिए यहाँ पर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया। फिर देखिए यहाँ कोर्सिका, सार्डिनिया, फिर दोनों सिसिली यानी वर्तमान इटली। फिर यहाँ पर देखिए पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में यूनान यानी वर्तमान ग्रीस को दिखाया गया। फिर यहाँ पर देखिए क्रेते है, फिर इनके बगल में यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। फिर यहाँ पर देखिए साइप्रस है, फिलिस्तीन है, मिस्र है, सीरिया है, मेसोपोटामिया है, आर्मीनिया है, जॉर्जिया है और ये फारस की खाड़ी है। और ये बड़ा जो क्षेत्र है ये ऑटोमन साम्राज्य को दिखाया गया है, क्योंकि उस समय जो ये हरा वाला क्षेत्र था ये ऑटोमन साम्राज्य के अधिकार में था और ऑटोमन साम्राज्य जो है उस समय का बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसका वर्तमान स्वरूप जो है तुर्की के रूप में देखा जाता है। यानी ये विघटित हो गया और छोटे से एक तुर्की के रूप देश के रूप में वर्तमान में मौजूद है। तो ये सारी जो चीजें हैं जारी इमेजेज हैं ये 1815 ईस्वी के दौरान की है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक और इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए ये जर्मनी में
जो है स्वतंत्रता के वृक्ष के रोपण को दिखाया गया। ये ज्वेब नामक स्थान पर दिखा है। इसमें दिखाया गया है कि जो फ्रांसीसी सैनिक है वो जर्मनी में किस तरीके से स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हम आपके देश में स्वतंत्रता समानता की जो है लहर लाएंगे, आप लोगों को सारी अधिकार प्रदान करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए चित्रकार ने बहुत सारी बातों को इसमें प्रदर्शित किया गया है और वो जो चित्रकार हैं वो एक जर्मन चित्रकार हैं जिनका नाम कार्ल कैस्पर फ्रिच है। उन्होंने अपने इस चित्र में फ्रेंच सेनाओं के द्वारा जेपग्रेन शहर पर जो कब्जा किया गया है उसके बारे में बताया है। फ्रांसीसी सैनिक नीली, सफेद और जो लाल पोशाक पहने हुए हैं उसी से पहचाने जाते हैं और उनको इन्होंने दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया। यानी ये लोग जर्मन में पहुंचकर वहां लोगों का दमन कर रहे हैं, लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक किसान की गाड़ी को दिखाया गया है बाएं तरफ, जो एक सैनिक उससे छीनते हुए दिखाया गया है और कुछ युवा जो है महिलाओं को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीच में। फिर उसके बाद देखिए एक किसान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, देखिए घुटने के बल बैठा हुआ है और स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है उसका अनुवाद। देखिए यहाँ पर ये जो वृक्ष लगाया जा रहा है स्वतंत्रता के, यहाँ पर एक पट्टी टंगी हुई है, उस पट्टी पे क्या लिखा हुआ है कि हमसे आजादी और समानता ले लो या मानवता का आदर्श। यानी जो फ्रांसीसी लोग हैं वो जर्मनी में जाकर कह रहे हैं कि हमसे आजादी और स्वतंत्रता ले लो। ये फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध करके मुक्तिदाता बन गए। यानी ये जिस क्षेत्र में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध करते थे और लोगों को चाहते थे कि अपने पक्ष में कर दें। तो इस इमेज में ये बातें बताने का प्रयास किया गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नेपोलियन जो है हार के लौट रहा है, उसको एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि डाकिये के जो है बैग में से पीछे चिट्ठियां गिर रही हैं और इन चिट्ठियों पर कुछ स्थानों का नाम लिखा गया है। तो इससे यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो नेपोलियन था वो अपने जीते हुए क्षेत्रों को कैसे गंवा रहा है, उससे हाथ से कैसे निकल जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये राइनलैंड के डाकिये के रूप में लाइप्जिग से आते हुए दर्शाया गया है नेपोलियन को। नेपोलियन को 1813 ईस्वी में देखिए लाइप्जिग की लड़ाई में हार मिली थी और फ्रांस में लौटे हुए वह दिखाया गया। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें वह हार चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से इस इमेज में दर्शाने का प्रयास किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है कि कौन कौन सी तिथि में क्या क्या चीजें हुई थी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ कुलीन और मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया। मैंने आप लोग को बताया ही था कि किस तरीके से यूरोप में कुलीन और मध्यम वर्ग का बंटवारा था। कुलीन वर्गों की संख्या बहुत कम थी लेकिन ये ज्यादा चीजों पर अधिकार जमा के रखे थे। ये भूमिपति थे, पूंजीवादी थे। जो निम्न वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उसमें पढ़े लिखे लोग थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, जिनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और जिनके ऊपर पूरे देश की जो है आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होती थी। तो ये सारी चीजें यहाँ दिखाया गया है। फिर उसके बाद देखिए जो आगे की इमेज है उसमें देखिए क्या दिखाया गया है। इसमें देखिए एक नापने के पैमाने के बारे में बताया गया है और वहां पर देखिए कपड़े को नापने का एक पैमाना था जिसको एले कहा जाता था और इस नापने के पैमाने की जो लंबाई थी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती थी। जैसे ये फ्रैंकफर्ट में देखिए 54.7 सेंटीमीटर के बराबर होता था, वहीं मेंज में ये 55.1 सेंटीमीटर के बराबर होता था, न्यूरेमबर्ग में यह 65.6 सेंटीमीटर, फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर होता था। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें लिखी गई हैं जो देखिए किस तरीके से बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए ये देखिए जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था कि जोल्वेराइन का लक्ष्य जो है जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है और वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा उतना ही आंतरिक उत्पादकता को भी बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि यह एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया। यहाँ पर देखिए जर्मनी में एक शुल्क संघ बनाया गया था जिसका नाम था जोल्वेराइन, यानी एक यूनियन बना दिया गया जिसमें जितने लोग शामिल होंगे उनको एक ही प्रकार का शुल्क देना होगा
और कहा जा रहा है कि इस शुल्क से जर्मनी को आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से आर्थिक मजबूती मिलेगी। तो इसी शुल्क के बारे में इस लेखक के द्वारा यहाँ अपने लेख में चर्चा किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर वियना संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था कि यह संधि क्या थी, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी और किस तरीके से नेपोलियन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसके जो विजित क्षेत्र से उससे छीन लिए गए और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों का अधिकार दे दिया गया, जिससे अब फ्रांस आगे की ओर ना बढ़ पाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बदला। अब फिर देखिए यहाँ पर जब जर्मनी में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि जर्मनी और फ्रांस में जब स्वतंत्रता समानता की बातें होने लगी और इन सब चीज की स्थापना हो गई, राजतंत्र का खात्मा हो गया, फिर भी देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो किस तरीके से देखिए अपने मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं और यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो इसमें देखिए जो चित्रकार है उसने देखिए ये 1820 ईस्वी के दौरान इसको बनाया था और यह एक व्यंग्य चित्र के रूप में दिखाया गया। यहाँ दिखाया गया है कि बाईं तरफ की पट्टी पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर पट्टी है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, यानी हमें सोचने का मौका कब मिलेगा, हमको बोलने कब दिया जाएगा। दाईं तरफ देखिए बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिसमें निम्नलिखित शामिल। यहाँ पर बोर्ड पर जो क्लब के लोग हैं उनका क्या क्या नियम है, उनको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी बातें लिखी गई है। इसमें देखिए कि लिखा गया है कि इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी, यानी ये पढ़े लिखे लोग जो हैं इनके लिए पहला नियम बताया गया है कि इनको कुछ बोलना नहीं है, किसी चीज का विरोध नहीं करना है, बल्कि खामोश रहना है। उसके बाद फिर देखिए ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। तो इस चित्र में इस तरीके की बात बताई गई। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चित्र है, ये जोसेफ मैजिनी के बारे में है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठनों की स्थापना की थी। यंग यूरोप का गठन इसने बर्न में किया था और मार्सेई में इसने यंग इटली का गठन किया था। उसी प्रकार से देखिए जर्मन राज्यों में भी विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण हुआ था। तो उसी के करण में देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जोसेफ मैजिनी जो है बर्न में 1833 ईस्वी में जो अपना संगठन स्थापित किया था यंग यूरोप, उसमें लोगों को शामिल कर रहा है और उनसे उस पर हस्ताक्षर करा रहा है। तो ये अपने संगठन को एक तरीके से बड़ा कर रहा है और इस संगठन को बड़ा करने का जो मेन कारण था वो क्या था, इटली का एकीकरण करना। उसी प्रकार से देखिए इटली की एकीकरण की राह पर ही जर्मनी में भी एकीकरण की शुरुआत हुई थी और उसके बाद देखिए जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठनों को बनाया गया। इस प्रकार के संगठनों का मैटरनिख ने विरोध किया था और उसने कहा था कि यह जो है किसी भी देश के लिए खतरनाक दुश्मन की तरह है। ठीक है, तो ये सारी बातें इस चित्र में बताई गई। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आगे देखिए क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से देखिए 1824 ईस्वी में जो है अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई थी और यूनान को जो है 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। पहले जो यूनान था वो अभी मैंने आप लोग को इमेज में दिखाया था कि जो है कुस्तुनतुनिया यानी जो है उस साम्राज्य के अधिकार में था। कौन सा साम्राज्य था? ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कुछ रोमानी कल्पनाओं और राष्ट्रीय भावना को दर्शाया गया। रोमानी का मतलब होता है रोमांटिक इमेजिनेशन, कल्पना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये चित्र बनाए गए हैं, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य के जो सैनिक थे, लोग थे, उन्होंने यूनानियों का कत्ल किया था, उनकी हत्याएं की थी, उनको प्रताड़ित किया था। तो यहाँ पर चित्रकार के द्वारा इस इमेज में दिखाया गया है और ये इमेज जो है 1824 ईस्वी में है और इसको बनाने वाला जो चित्रकार है उसका नाम यूजीन देलाक्रोआ द मैसेकर एट कियोस के नाम से दिखाया गया। ये जो फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोआ था ये सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। उसने यह विशाल चित्र जो है 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर का एक जो है चित्र बनाया है और उसने इस घटना को चित्रित किया है कि कियोस द्वीप पर किस तरीके से तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला और देलाक्रोआ ने इस घटना को नाटकीय बनाकर
महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए दिखाया। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बच्चों और महिलाओं को जो है मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है, वो उसको दिखा रहा है और उसको चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभारने का प्रयास इसमें किया गया है और इनके प्रति सहानुभूति जगाने की भी कोशिश की गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जर्मन दार्शनिक यूहान गॉटफ्रीड ने इसमें रोमानी चिंतकों के रूप में दावा किया है कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति थी उसमें आम लोगों को डैश बोल, जबकि राष्ट्र को वॉगिस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों के रूप में दिखाया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर साइड में एक बॉक्स में ग्रिम बंधुओं की कहानी बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने अपने देश में घूम घूम कर विभिन्न प्रकार की लोक प्रथाओं को, लोक गाथाओं को इकट्ठा किया और उसके आधार पर बताया कि किस तरीके से जो है प्रेस की स्वतंत्रता में रुचि लेनी चाहिए, लोगों को फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा समझना चाहिए, फ्रांस का जो ये वर्चस्व है ये जर्मन संस्कृति का नुकसान कर रहा है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी इस जो है संग्रह में दोनों भाइयों ने बताई थी। ठीक है, और ये दोनों जो भाई थे ये देखिए जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम के नाम से थे। इन लोगों ने 1785 और 1788 ईस्वी में 86 ईस्वी में जर्मनी की हरदाउ शहर में जन्म लिया था। तो ये दोनों भाइयों ने इस तरीके से जो है लोक गाथाओं, लोक प्रथाओं के आधार पर फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध किया था। फिर उसके बाद देखिए भूख, कठिनाई और जन विद्रोह का दौर शुरू होता है और यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि किस तरीके से जो गरीब लोग थे, किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, वो देखिए जो है निरंकुश शासन था उसका विरोध करने लगे, जमींदारों का, भूस्वामी का विरोध कर रहे हैं। तो इस चित्र में देखिए दिखाया गया कृषक विद्रोह 1848 के रूप। तो ये विद्रोह क्यों हुआ था? लोगों के अंदर बेरोजगारी हो गई थी, लोगों को जो है खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं मिल रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो इसके वजह से लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए और भी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए उदारवादियों की क्रांति के बारे में दिखाया गया है और यहाँ साइड में बॉक्स में स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था इसके बारे में बताया गया है। कुछ देखिए जो उस समय के लेखक थे जिसमें राजनीतिक कार्ल वेलकर जो थे वो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, उनका विचार महिलाओं के प्रति क्या था कि वो कहते थे कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों की बातों को मानना चाहिए, पुरुषों की जो है सेवा करनी चाहिए, अपने परिवार को देखभाल करनी चाहिए, बाल बच्चों की देखभाल करनी, उनका काम जो है नौकरी करना, पैसे कमाना नहीं है। उसके बाद फिर देखिए इसकी बहुत आलोचना हुई थी और उसके बाद फिर देखिए लुइजी ऑटो पीटर्स नामक एक महिला थी जिनका जन्म 1819 में हुआ था और 1895 तक जीवित थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारे कार्य किए, उन्होंने पत्रिकाओं को छपवाया और एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की और महिलाओं के अधिकारों की मांग की। उन्होंने देखिए एक संपादकीय छापा था और उसमें उन्होंने बताया था कि महिलाएं जो है पुरुषों से कम नहीं है, महिलाओं को भी सारे अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इस तरीके से ये बातें उन्होंने अपने इस अखबार में करी थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए, उनको आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के नारीवादी संगठनों का निर्माण किया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बड़ी सी इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए फ्रैंकफर्ट की संसद को दिखाया गया है जो सेंट पॉल नामक स्थान पर थी। इसमें देखिए समकालीन रंगीन चित्रों के माध्यम से यहाँ पर महिलाओं और संसद के सदस्यों को दिखाया गया है कि उस समय की महिलाओं को किस तरीके से अधिकार दिया जाता है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि महिलाएं जो है बाईं दीर्घा में बैठी हुई, देखिए यहाँ पर इस तरफ दिखाया गया है कि महिलाओं को बैठाया गया है और महिलाएं इस संसद में केवल दर्शक के रूप में मौजूद हैं, इसके अलावा इनकी कोई भूमिका नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए जो सदस्य हैं जितने, वो सभी लोग कौन से लोग हैं? पुरुष लोग हैं। तो इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है। अब इन महिलाओं को अधिकार दिलाने की जरूरत है, उनको भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारियां जो थे वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने क्रांति की और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए वर्साय का जो महल है वो शीश महल है, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो यहाँ पर
जर्मनी के अधिकारी लोग हैं, व्यक्ति लोग हैं। इसमें देखिए जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क को भी दिखाया गया है। उसके अलावा और भी जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको भी दिखाया गया है कि किस तरीके से वो लोग इस महल में आकर जो है जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर रहे हैं और ये जर्मनी की एकीकरण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए जो चित्र था ये एक चित्रकार के द्वारा बनाया गया था और उस चित्रकार का नाम था अंटोन वान वर्न। इसने इस चित्र को बिस्मार्क को उसके 70वें जन्म दिवस पर भेंट में दिया था। तो इस तरीके से ये बात। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र जो है इसमें देखिए क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से 1871 के बीच में। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के कलर के माध्यम से अलग अलग घटनाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो हल्के नीले कलर से दिखाया गया है ये वर्तमान जर्मनी के मेन क्षेत्र को दिखाया गया है, यानी 1866 से पहले ये जो प्रशा का क्षेत्र था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पीले कलर से दिखाया गया है ऑटो प्रशा युद्ध को। देखिए यहाँ पर ऑटो प्रशा युद्ध को दिखाया गया है और ये युद्ध 1866 से पहले प्रशा के द्वारा विजित किया गया था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को दिखाया गया है। ये जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग है जो 1867 का है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है गाढ़े ग्रीन कलर से हल्के ग्रीन कलर से जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रशा में शामिल 1867। ये सब देखिए थुरिंजियन राज्य है, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं मैक्लेबर्न सेवरिन, इनको दिखाया गया। फिर उसके बाद देखिए हल्के गुलाबी कलर से जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य में शामिल प्रशा को दिखाया गया 1871 ईस्वी में। ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो है फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा द्वारा विजित 1871 का क्षेत्र ये दिखाया गया। तो इस तरीके से देखिए जर्मनी के एकीकरण को इमेज के माध्यम से दिखाया गया। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि एक यह भी व्यंग्य चित्र है। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था उसके हाथ में देखिए कितना बड़ा चाबुक है और यहाँ दिखाया जा रहा है ये जो संसद के सदस्य हैं देखिए इसके आगे इनकी कुछ नहीं चलती है। ये लोग देखिए यहाँ डर के मारे छिपे हुए हैं कुर्सियों के पीछे और इसके विरोध में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तो दिखाया जा रहा है कि बिस्मार्क की उस समय बहुत ज्यादा चलती थी। बिस्मार्क इन लोगों को शांत रखता था, वो अपने मनमानी अपने तरीके से जो चाहता था वो करता था। इसी का परिणाम था कि इसने जर्मनी का एकीकरण करवाया। फिर उसके बाद देखिए इटली के एकीकरण के बारे में भी दिया गया है। इसमें जोसेफ मेजनी, गैरिबाल्डी, इन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान था और इन लोगों ने इटली का भी एकीकरण कराया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। फिर उसके बाद देखिए ये इटली का इमेज है। ये इटली के एकीकरण के पहले की चित्र है और ये एकीकरण के बाद का। इसमें देखिए किस तरीके से दिखाया गया है कि इटली जो है इतने क्षेत्रों में बटा हुआ था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्रों में। ठीक है। तो इस तरीके से इन सबको एकीकृत किया गया था और उसका देखिए सन दिया गया है यहाँ एक एक करके, जैसे 1866, 1858, 58 से 60, 1870, 1860, 1858, यानी इस सन में इन क्षेत्रों को एक दूसरे से मिलाया गया। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इंग्लैंड के बारे में बातें की गई है। यहाँ जोसेफ गैरिबाल्डी के बारे में दिया गया है। हम लोगों ने गैरिबाल्डी के बारे में डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड और आयरलैंड के बारे में दिखाया गया। यहाँ देखिए फिर इस इमेज में गैरिबाल्डी को दिखाया गया है। वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उनको इटली नामक बूट पहनने के रूप में दिखाया गया, यानी वो इटली नामक देश का जो राजा बनाया गया था फ्रेडरिक इमैनुअल द्वितीय को, तो वही चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि गैरिबाल्डी उनको इस जूते को पहना रहा है। तो यह एक प्रकार का व्यंग्य चित्र है जो 1859 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर देखिए ये जो फ्रांस की स्वतंत्रता की महिला रूपक थी मारियान, उसको दर्शाया गया है और यह एक डाक टिकट है जो 1850 का है। इसमें देखिए मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ नीचे देखिए जो है जर्मन स्वतंत्रता की नारी रूपक जर्मेनिया का इमेज है। देखिए यहाँ पर इसमें इसके देखिए सिर पर जो है मुकुट है, फिर हाथों में तलवार है, फिर देखिए बड़ा सा भाला है। ये जो मुकुट है वो बलूत वृक्ष का है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इमेज में माध्यम में दिखाए गए। ठीक है। अब देखिए रूपक का मतलब क्या होता है।
कि जैसे जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और प्रतीकात्मक। यहाँ पर देखिए जो जर्मेनिया का चित्र बनाया गया है, ये फिलिप वेट नामक चित्रकार के द्वारा 1848 ईस्वी में। चित्रकार ने देखिए जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया था और इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाने के लिए बनाया था। और यहाँ पर 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी, यानी 1848 ईस्वी की जो फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी, उस संसद में जो इसको टांगने के लिए एक कपड़े पर उसने इस चित्र को बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ प्रतीकों के अर्थ दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे देखिए कुछ प्रतीक हैं, जैसे टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ है आजादी मिलना। देखिए बाज छाप कवच का मतलब है जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। यहाँ पर देखिए ये दिखाए गए हैं, बाज छाप चबक है, फिर कवच है, फिर उसके बाद देखिए टूटी हुई बेड़ियां हैं, फिर देखिए बलूत पत्तियों का मुकुट है, ये देखिए मुकुट जो है बलूत पत्तियों का बना हुआ है। फिर देखिए तलवार है मुकाबले की तैयारी के लिए, और बलूत पत्तियों का जो मुकुट है वो बहादुरी का प्रतीक है। फिर देखिए तलवार पर लिपटू जैतून की जो डालियां हैं, देखिए ये तलवार जो है जर्मेनिया के हाथ में दिखाई गई थी, तो ये शांति की चाह के लिए। फिर उसके बाद काला, लाल और सुनहरा जो तिरंगा है, ये देखिए यहाँ पे काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जो है 1848 ईस्वी में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसमें जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। फिर यहाँ पर ऊपर देखिए उगते हुए सूर्य की किरणें दिखाई गई हैं, इसका मतलब होता है एक नए युग का सूत्रपात। तो इस तरीके से देखिए इस किताब में विभिन्न चित्रों के माध्यम से बहुत सारी बातें। यहाँ पर देखिए जर्मेनिया को गिरा हुआ दिखाया गया है, यानी जर्मेनिया जो है हताश हो गई है और जो है मुसीबत में, संकट में दिखाया गया, यानी जो जर्मन साम्राज्य की रक्षक थी वो खुद ही खतरे में हो गई है। ठीक है, तो ये व्यंग चित्र के रूप में दिखाया गया। फिर यहाँ पर देखिए एक और चित्र में दिखाया गया कि यहाँ जर्मेनिया देखिए हाथ में तलवार लिए हुए खड़ी है, और ये बताया जा रहा है चित्रकार के द्वारा कि ये जो है राइन नदी की रक्षा के लिए पहरा दे रही है, यानी उसकी गार्डिंग कर रही है। तो 1860 ईस्वी में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन ने यह चित्र बनाया था, और उन्होंने जर्मेनिया की तलवार पर कुछ लिखा हुआ, खुदा हुआ चीज बनाया था, जिसमें लिखा गया था कि जर्मन तलवार जो है जर्मन राइन की रक्षा करती। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए विभिन्न प्रकार की बातों को इस किताब में चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है और बताया गया है। फिर लास्ट में देखिए बाल्कन क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और यही बाल्कन क्षेत्र था जो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। उस समय के जो बाल्कन क्षेत्र में कई देश शामिल थे जिनकी भौगोलिक और जाति भिन्नता अलग अलग थी, जिसमें वर्तमान का जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, यूनान है, मैसिडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्ने हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, मॉन्टेनिग्रो है, ये सब शामिल थे उस सब। और इन्हीं पर कब्जा करने के लिए जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। पहले इस बाल्कन क्षेत्र का जो एक बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन फिर बाद में इसको मुक्त करा लिया गया, और जब ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया तब देखिए इस पर कब्जा करने की जो लहर है बहुत तेजी से होने लगी, और इसको कब्जा करने के लिए जो बड़े बड़े राष्ट्र थे वो आगे आए और उनमें प्रतिस्पर्धा हुई। और इसमें देखिए रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ कमजोर करके क्षेत्र पर कब्जा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये जो सारी बातें थी आपकी इस किताब में दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, और इनके माध्यम से बहुत कुछ दिखाने और बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आपकी एनसीईआरटी की बुक में बताई गई थी उन सबको चित्रों के माध्यम से देखा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने जो पिछली 3 क्लासेस थे उसको ध्यान से देखा होगा, ये मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के एमसीक्यू और पीवाईक्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।